Hi students, today I am going to start again class 12th accounting for share capital, and today topic is under subscription of issued share. In over subscription we have to see in last video that when the application received is excess over the number of share issued, it is called over subscription. And there are three situations we are reading here in under subscription. When number of share application received is less than number of share issued, it is called under subscription. अब देखिए होता क्या है कि जब कंपनियां शेयर इशू करती हैं तो ऐसा नहीं है कि हर बार जितना वो इशू की है उतना ही एप्लीकेशन उनके पास आएगा. सेकेंड पॉइंट, ऐसा भी नहीं होता है कि कंपनी ने जितना शेयर इशू किया उससे ज़्यादा उसके पास एप्लीकेशन आ गया, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया. थर्ड सिचुएशन, एक सिचुएशन ऐसा भी होता है कि कम भी आ सकता है. तो जब नंबर ऑफ शेयर इशूड से जो एप्लीकेशन रिसीव है वो कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर. नाउ लिसन, इसमें जो है यानी कि आपको ये देखना है कि जब मान लीजिए कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किया और इशू 50,000 हुआ, लेकिन कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ वो 45,000 हुआ, 49 हो गया, 48 हो गया, 30, 20 व्हाट एवर ही रिसीव, इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. मीन्स इशू शेयर से जितना कम होगा, इशूड शेयर से जितना कम एप्लीकेशन रिसीव होगा वो सब के सब अंडर सब्सक्रिप्शन होंगे. इसके रिगार्डिंग में कुछ रूल्स हैं जो मैंने यहाँ लिखा है. एज पर सेबी एक्ट, ईच एंड एवरी कंपनी मस्ट बी रिसीव 90% मिनिमम 90% ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% सब्सक्रिप्शन ऑफ इशूड अमाउंट. मीन्स कंपनी के कम से कम 90% शेयर क्या हो जाने चाहिए, सेल होनी चाहिए, तभी कंपनी इशू मेड कर सकती है. इफ इज नॉट रिसीव within 60 days, sorry here I have not written, तो 60 दिन के अंदर उसको 90% रिसीव हो जाने चाहिए. और अगर कंपनी रिसीव नहीं कर पाई है तो इशू 78 डे चाहिए. तो वो 60 डे से अंदर अगर रिसीव नहीं होता तो उसके बाद कंपनी को विदिन 70 डे बिना इंटरेस्ट के उस अमाउंट को रिफंड करना चाहिए. यानी क्या, जो एप्लीकेशन रिसीव कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव की हुई है उसको इशू के क्लोजर होने के मतलब 60 दिन के अंदर अगर रिसीव नहीं हुआ तो 78 दिन के अंदर उसको वापस कर देना चाहिए और बिना किसी इंटरेस्ट के. लेकिन अगर कंपनी डिले करती है रिफंड में तो बियॉन्ड 78 डे हो रहा है तो वो अमाउंट एप्लीकेशन का कंपनी को विद 15% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना पड़ेगा. ये था. अब देखिए होता क्या है जर्नल एंट्री. तो जर्नल एंट्री अगर कंपनी ने 90% 92% अगर सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है तो कंपनी इशू करेगी. इट मीन्स इन दिस सिचुएशन इशूड एंड हियर एप्लीकेशन रिसीव. सो 50% का 50,000 का 90% 45 होगा. यानी अगर कंपनी 45, 46, 49 सब व्हाट एवर कंपनी रिसीव, सो कंपनी कैन मेक द अलॉटमेंट टू देम. और ऐसे सिचुएशन में जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जर्नल एंट्री हम वैसे ही करते हैं जैसे शेयर की इशू होती है. पहली जर्नल एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की, उसके बाद एप्लीकेशन मनी के ट्रांसफर की, फिर अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी, ठीक, अलॉटमेंट मनी रिसीव, फिर कॉल एंड कॉल्स. अगर एरियर लगते हैं तो आपको पता होगा, एरियर की वीडियो में हमने आपको पहले ही समझा दिया था, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, ठीक. तो उसी तरह से इसकी जनरल एंट्री होती है. नाउ आफ्टर कवरिंग ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, अब हम लोगों को पढ़ना है इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश. शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. Issued of share for purchase assets, I am here written, or sometime when a company issued fully paid up share for purchase consideration other than cash, it is called issue of share for consideration other than cash. That is issue of share to share for purchase of assets. Now listen, कंपनियां कभी कभी क्या होता है, सम कंपनी वांट टू परचेज एसेट्स टू अनदर कंपनी
सो इन सच सिचुएशन ही मस्ट बी पे द अमाउंट टू द वेंडर। मीन्स कंपनी कभी कभी कुछ एसेट्स खरीदना चाहती है, तो उस एसेट्स को खरीदने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कैश के जगह पे शेयर को इशू किया जा रहा है। तो इसमें लिखा है कि कंपनी कभी कभी फुल्ली पेड अप शेयर को इशू करती है परचेज कंसीडरेशन के रूप में, जब वो किसी कंपनी या वेंडर से क्या करती है, कुछ एसेट्स परचेज करती है। कभी कभी एसेट परचेज होता है, या कभी कभी क्या होता है कि पूरे बिजनेस को ही टेक ओवर कर लिया जाता है, यानी परचेज कर लिया जाता है। तो अब देखो, अगर किसी से कुछ सामान खरीदते हैं तो उसको कैश पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन कंपनियां क्या करती हैं कि कंपनी कैश की जगह क्या कहती हैं कि एक काम कीजिए, हमारे पास कैश नहीं है और आप हमसे शेयर परचेज कर लीजिए। तो वेंडर, अब देखो कोई वेंडर कैश की जगह शेयर क्यों लेगा, वो तभी लेता है जब उसको ये लगता है कि फ्यूचर में शेयर की प्राइस इंक्रीज होगी और हमको इसमें भी बेनिफिट है। प्लस एक चीज़ और है कि अगर कंपनी में वो कुछ अपने क्या होता है, राइट्स पाना चाहता है, वोटिंग राइट हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में भी परचेज करता है। यानी क्या कि सीधा मतलब ये है कंसीडरेशन अदर देन कैश का, कि अगर किसी कंपनी ने किसी से कोई एसेट्स परचेज किया या उसका पूरा बिजनेस परचेज किया, तो कंपनी कैश के जगह पे जब उसको शेयर इशू करती है तो उसे ही बोलते हैं इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। नाउ इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी कुछ सर्विस अवाइल करती है, यानी किसी से सर्विस लेती है, तो उस सर्विस के लिए उस सर्विस प्रोवाइडर्स को कैश के जगह उसको शेयर इशू कर देती है। जैसे प्रमोटर्स जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो कंपनी को बनाते हैं, उनके कैश के जगह पे कंपनी कहती है कि एक काम कीजिए, आपने मेहनत किया है, कंपनी को फॉर्मेशन कराया है, एक आप उस शेयर के जगह कैश के जगह आप हमसे शेयर ले लीजिए, यानी आप भी हमारी कंपनी में कुछ हिस्सा के मालिक बन जाइए। सो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि व्हेन ए कंपनी इशू द फुल्ली पेड अप शेयर फॉर परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश, इट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर। तो परचेज कंसीडरेशन अभी मैंने बताया कि जो अमाउंट पेड करना होता है सामने वाले वेंडर को, उसे ही बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। और अगर मान लो हमने किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए खरीदा है, तो हमारे पास क्या आएगी, एसेट आएगी, तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, किससे खरीद रहे हैं, टू वेंडर, क्योंकि अगर कैश खरीदते तो हम लिखते क्या, कैश, लेकिन यहाँ पे हमने कैश तो खरीदा नहीं, वेंडर को पैसा देना पड़ेगा, तो हम अभी वेंडर का नाम लिखेंगे। यहाँ परचेज कंसीडरेशन का मैंने मीनिंग लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनियां पूरी की पूरी बिजनेस ही परचेज कर लेती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में पूरे सन्ड्री जो एसेट्स हैं, उन एसेट्स की वैल्यू, उसमें से अगर कंपनी की कुछ लाइबिलिटी भी है बाहरी, उसको कंपनी, हमारी कंपनी जो खरीद रही है वो पेड करेगी, तो क्या करेंगे, टोटल एसेट्स में से उतनी वैल्यू माइनस कर लेंगे लाइबिलिटी की, अब आ जाएगा परचेज कंसीडरेशन। तो वही परचेज कंसीडरेशन की यहाँ मैंने मीनिंग आपको बाय द फार्मूला समझा दिया है कि जितने की एसेट है उसमें से लाइबिलिटी निकाल देते हैं, जो अमाउंट बचता है वही हमको वेंडर को पेड करना है। ठीक, तो यहाँ सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर मैंने लिख दिया। ठीक, अगर इंडिविजुअल एसेट्स है तो। लेकिन अगर क्या होता है कि कंपनी पूरी की पूरी बिजनेस खरीद रही है, तो ऐसे ये इंडिविजुअल के केस में है कि अगर इंडिविजुअल एसेट्स खरीद रहे हैं, तो अगर कंपनी पूरी की पूरी बिजनेस खरीद रही है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो पूरी की पूरी एसेट्स आएगी, यानी ऑल सन्ड्री एसेट्स, सबके सब पूरे एसेट्स आ जाएंगे। अब उसको क्या करना पड़ेगा, टू वेंडर अकाउंट, अब उसको वेंडर को पेमेंट करना पड़ेगा, तो यानी पेमेंट के लिए यहाँ लिख देंगे टू सन्ड्री वेंडर्स। अब देखो ये सिचुएशन ये बताया कि ये भी सिचुएशन होता है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब होता क्या है, कभी कभी कंपनियां जब पूरी एसेट्स लेती हैं तो कहती हैं कंपनी से, सामने वाली कंपनी से कि भाई देखो, वो सामने वाली कंपनी कहेगी कि लाइबिलिटी भी है हमारी कंपनी में, तो ये जो परचेस कर रहा है वो कहेगा ठीक है हम लाइबिलिटी को पे कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू सन्ड्री, क्योंकि लाइबिलिटी ले रहे हैं तो उस लाइबिलिटी को हमको पे करना है, तो उसको भी यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री लाइबिलिटी
अकाउंट। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, यानी क्या, टोटल एसेट्स की वैल्यू में से हमने लायबिलिटी को माइनस कर लिया, जो अमाउंट बचेगा वो वेंडर को हमको पे करना पड़ेगा। ठीक, अब ये एग्रीड वैल्यू, एक टर्म मैंने लिखा है एग्रीड वैल्यू। कभी कभी क्या होता है कि जो एसेट्स की एग्रीड वैल्यू होती है वो कम होता है। जैसे मान लो एसेट है 1 लाख की और हमारे और सामने वाले जो सेलर है, वेंडर है, उससे ये एग्रीमेंट हुआ कि हम आपके एसेट्स को 90,000 रुपीज़ आपको देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में 10,000 की जो बार्गेनिंग हो गई तो ये एग्रीड वैल्यू हो गया। यानी क्या, भले ही मार्केट प्राइस 1 लाख है लेकिन एग्रीड वैल्यू कितनी हो गई, 90,000। सो हियर उस 90,000 पेमेंट करेंगे, इसको लायबिलिटी है, उसमें से मान लो अब 90 देना है, उस 90 में भी लायबिलिटी है 10,000 का। तो हमने यहाँ पे 10,000 क्या किया, यहाँ पे 1 लाख की मार्केट वैल्यू थी, 90,000 पे हमारा वेंडर से बात हुआ, वेंडर ने कहा लायबिलिटी भी है, हमने कहा ठीक है 5,000 आपकी लायबिलिटी पे कर देंगे और 85,000 आपको दे देंगे। अब भी देखो क्या हुआ, 10,000 से एक्सेस है हमारा डेबिट, यानी एसेट्स हमारा क्या है, एक्सेस है। तो हम क्या करेंगे, अब ये 10,000 का देखो तो हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कि नहीं। 1 लाख का सामान हमें 90,000 में मिल रहा है, 1 लाख रुपीज का एसेट्स 90,000 में मिल रहा है। इट मीन्स वी आर गेटिंग 10,000 रुपीज एज ए प्रॉफिट। और चूंकि हम पूरा एसेट खरीद रहे हैं तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट होगा, यानी कैपिटल प्रॉफिट होगा और इसको हम अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। इट मीन्स यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड में आता है तो हमेशा वो क्या होगा, हमारा कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट होगा। सेम सिचुएशन अगर यही एग्रीड वैल्यू, इसको हम चेंज कर रहे हैं, एग्रीड वैल्यू 1 लाख की जगह 90,000 हो जाए और 80,000 हो जाए तो क्या होगा, तो देखो 80,000 सैलरी एसेट्स की वैल्यू 80,000 हो गई और वेंडर को पे करना है कितना, 5,000 की हमने क्या ले ली, लायबिलिटी भी पेड कर ली। यानी 90,000 के एसेट पेमेंट करना है, 90,000 पेमेंट करना है 90,000 और हमको एसेट मिल रही है 80,000 की, एसेट मिल रही है 80,000 की। इट मीन्स वी आर गोइंग लॉस 10,000 रुपीज ऑफ रुपीज 10,000। तो यहाँ 10,000 यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। इट मीन्स वी आर परचेज गुडविल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुडविल। एक बार ध्यान से सुनना आप, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है तो वो गुडविल की तरह ट्रीट होगा, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आता है तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कुछ। अब ध्यान से सुनिएगा, होगा क्या, अब एक सिचुएशन आती है। अभी तो हमने क्या किया, ये कंसीडरेशन निकाला कि वेंडर को देना क्या है, तो ये अब वेंडर को पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट की जगह हम क्या करने जा रहे हैं, इशू ऑफ शेयर। सो अब देखो जब इशू ऑफ शेयर होगा तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट कितने से, 85,000 टू, यहाँ हम कैश देते तो कैश लिखते, लेकिन यहाँ हम कैश देंगे नहीं, देंगे क्या, शेयर। तो यहाँ अगर हमारे शेयर की फेस वैल्यू या इशू प्राइस जो है, इशू प्राइस 10 रुपए है, तो क्या करेंगे, निकालना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर इशूड टू वेंडर इक्वल टू क्या, परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशूड प्राइस। तो परचेज कंसीडरेशन कितना है, 85,000 और मान लो कंपनी का जो शेयर है 10 रुपीज ईच है, तो इस 85 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8500 शेयर। यानी कंपनी इसको क्या करेगी, इक्विटी शेयर अगर दे रही है तो 2
इक्विटी शेयर कैपिटल और कितने से, तो यहाँ हो जाएगा 85,000। ये तो हमारा हो गया एट पार के सिचुएशन में। अगर फेस वैल्यू इशूड फेस वैल्यू इशूड प्राइस के इक्वल है तो उसको बोलते हैं पार। ठीक, यानी 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 10 रुपए में ही उसको क्या किया, इशू कर दिया, तो ये वेंडर को पेमेंट हो गई। लेकिन अब सेकेंड सिचुएशन, अगर प्रीमियम पे इशू हो तो, प्रीमियम पे इशू हो तो मान लो ये कंपनी क्या कर रही है, इशूड एट प्रीमियम, शेयर की जो इशू प्राइस है वो प्रीमियम पे है, एट प्रीमियम, ये पार और ये प्रीमियम। प्रीमियम मतलब हमने आपको पहले बताया था कि कंपनी जो है वो पे करेगी जब फेस वैल्यू इशू करेगी फेस वैल्यू से अधिक दाम पे, तो उससे बोलते हैं प्रीमियम। तो अब अगर इस 85,000 रुपीज को अगर मान लो कंपनी ये कहती है कि हम एट द रुपीज इशू करेंगे एट द रुपीज 17 रुपए पे, यानी 7 रुपए क्या हो गए, 7 रुपीज प्रीमियम चार्ज कर रही है, तो क्या हो जाएगा, वेंडर को जो पेमेंट होगा वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक, टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR। अब देखो, तो अब हम क्या करेंगे, इस 85,000 को इस परचेज कंसिडरेशन तो वही हमारा 85, लेकिन इशू प्राइस यहाँ चेंज हो गया, ये हो गया 17 रुपीज, तो अब कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा 5,000 शेयर हो गया, यानी 5,000 इंटू 10 कैपिटल में कितना जाएगा 50,000 और 5,000 इंटू 7 35,000 रुपीज कहाँ चला जाएगा हमारा SPR में, टोटल कितना हो गया 85,000। सो स्टूडेंट, ये था हमारा इशू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि सैंडरी एसेट्स अगर इंडिविजुअल एसेट्स है तो ये जनरल एंट्री, और पूरा बिजनेस अगर परचेज कर रहे हैं तो सैंडरी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक। और एक चीज इसमें हमने आपको एग्जांपल के साथ बताया कि अगर जो कंपनी है वो कंपनी क्रेडिट अगर एग्रीड वैल्यू से कम पेमेंट करती है तो उसको प्रॉफिट होता है, वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, इसलिए कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। और अगर कंपनी क्या पेमेंट ज़्यादा करती है और एसेट की वैल्यू कम है तो ऐसे सिचुएशन में गुडविल आती है, जो डेबिट साइड बैलेंस आता है वो गुडविल की तरह ट्रीट किया जाता है। अब हम वेंडर को जो एग्रीड प्राइस है वो पेड करते हैं, और पेड करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालते हैं परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस से। और ये हमारा जो नंबर ऑफ शेयर आता है, या तो उस शेयर को क्वेश्चन में कहाँ रहेगा, पार पे इशू करना है या प्रीमियम पे, तो फेस वैल्यू से यानी इशूड प्राइस से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और वेंडर को उतना हम पेड कर देते हैं। यानी वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अगर पार पे है, अगर प्रीमियम पे है तो वेंडर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू SPR, ठीक। ये हमारे कंडीशन थे एट पार एंड प्रीमियम। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी प्रमोटर्स को इशू करती है शेयर, तो प्रमोटर को मान लो अगर पेमेंट करना है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये जनरल एंट्री करती है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस की तरह उसको मान लेती है, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इसका जैसे भी पेमेंट होता है अमाउंट लिख देते हैं। यानी प्रमोटर्स को अगर इशू हो रहा है शेयर तो उसकी जनरल एंट्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते हैं। आई थिंक you can easily understand. So thank you. In next video lecture we are reading about the forfeiture of share and reissue of share.